इस वक्त हमारे साथ जनाब मियां मोहम्मद सदीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ जनाब हबीब जान हैं। ये फीडबैक किससे आ रही है? मुझे फीडबैक आ रही है। चले मैं आपके माइक जो है वो जरा बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मियां साहब आपका भी और हबीब जान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जी हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है अल्लाह आपकी? का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त। फीडबैक आपकी तरफ से आ रही है राघवन, इसको जरा आप ठीक कर लें प्लीज। तो मैं जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब आपने बहुत सारी बातें सुनी जनाब इफ्तिखार साहब की। सबसे पहली बात तो ये है कि आज यौम दिफा था। हम अपने शुहदा को और जो गाजी हैं उनको भी, जो सिविलियन शहीद हुए हैं उनको भी खैराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनको सलाम भी पेश करते हैं। जी, और डॉक्टर इकबाल के इस शेर के साथ कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और ये वो फौज है कि वो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मिटाया जिसने कैसरो किसरा के इस्तबदाद को, वो क्या था फक्रे अबूजर जोरे हैदर सिद्के सुलमानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जी अभी भाई आपका कोई प्रॉब्लम जो है वो सेटल हुआ है? हेलो हबीब भाई, लगता है आपका साउंड प्रॉब्लम है। हबीब भाई आपका माइक बंद हुआ है। जी लगता है कि इनके साथ कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इन्होंने हमें ज्वाइन तो किया हुआ है। अभी भाई आप दोबारा हमें ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपका साउंड जो है वो खराब आ रहा है, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। जी मियां साहब, सबसे पहले तो ये है कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो कराची को दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान साहब यकीनन इस वजह से, अगर 3 साल में काम हो जाता है तो, अगर काम नहीं होता तो बड़ी बेइज्जती होगी उनकी भी, लेकिन अगर काम हो जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो यकीनन स्वीप करेंगे कराची में? जी मियां साहब। कैसा? पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आया ये संजीदा भी है कि नहीं है। अब देखें ना, 3-4 दिन पहले वजीर आला सिंध ने ऐलान किया था 802 अरब रुपए का। उन्होंने एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया और उसके ठीक 2-4 दिन के बाद ये लोग आ गए। अब एक तो इनके अंदर ये लड़ाई चल रही है कि ये 1102 अरब रुपए में सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है और इनका हिस्सा। वो कहते हैं हमारा हिस्सा ज्यादा, वो कहते हैं इन्होंने 300 अरब रुपए ऐड किया है, और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। सो सूरत हाल ये है कि अल्लाह करे ये संजीदा हो। और अगर आप लॉजिकली देखें इसको तो अब देखें ना, सालाना तरक्या जो PSDP जो प्रोग्राम है वफाकी गवर्नमेंट का जो सूबों के लिए, उसमें सिंध के लिए सिर्फ 8.3 अरब रुपए है। और अगर ये 3 साल की बात मान ली जाए इनकी कि फिर इनको सालाना 366 अरब रुपए जो है ना 1 साल के लिए चाहिए होंगे। और सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों के अंदर जो मैक्सिमम उन्होंने जो ख्वाहिशों से मबनी जो तरक्याती बजट देते रहे वो 300 अरब से ज्यादा नहीं था, और जो मैक्सिमम रकम उन्होंने खर्च की वो 130 अरब रुपए थी। अब गुजारिश ये है कि जैसे आप जानते हैं कि पूरा बजट तो रिलीज हो नहीं सकता और ना ही खर्च होता है, तो ये अगर आप इन चीजों को देखो, वैसे भी वफाकी गवर्नमेंट का जो तरक्याती जो सालाना बजट है वो 506 अरब होता है, और ये पिछले साल इनका जो है ना इस साल का 674 अरब रुपए है। अब ये लड़ रहे हैं ये लोग कि वो जो बैरिया टोन, ये इतने पैसे लाएंगे कहां से? पहले तो ये समझ नहीं आती कि ये पैसे आएंगे कहां से। नहीं तो अगर मियां साहब अगर ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं तो पैसे पड़े होंगे जो आएंगे। जरा सुन तो लेना, और आपने मुझे मौका दे।
आपने जो दूसरी बात की है वो ये कि ये सीरियस नहीं है, आपको क्यों ऐसा लगता है? मैंने सुने ना, बात ये है कि देखें अभी ये बैरिया टाउन के, अब ये जो कह रहे हैं, ये जो फिगर दे रहे हैं, कह रहे हैं जो बैरिया टाउन के 125 अरब रुपए हैं वो वफाक खर्च करेगा। अब वो पैसे सिंध के हैं, सिंध गवर्नमेंट कहती है हम खर्च करेंगे, ये कहते हैं 300 अरब रुपया, जो ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है ना वफाकी गवर्नमेंट जो रेलवे वाला जो इशू है वो 300 अरब रुपया ये ऑन करते हैं। गुजारिश ये है इनके पास, अगर इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप देखें इन्होंने मुर्गियों के अंडों से स्टार्ट लिया था ये इकोनॉमी चलाने का, इनका ये आलम है, और फिर जनाब ये कट्टों पे आ गए और अब आ जाके भंग पे आ गए हैं। तो गुजारिश ये है कि आप क्या तवक्को करते हैं कि ये 1103 अरब 366 अरब रुपया सालाना इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है? अगर इनके माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये लगता है कि ये ख्वाहिशों पे मबनी बातें हैं, और अल्लाह करे ऐसा हो। अगर अल्लाह करे ऐसा हो तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की तरक्की है, सिंध की तरक्की है, और हम पाकिस्तानी हैं, हमें इंतहाई खुशी होगी। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि सिंध की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की है। हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं नासिर मीर साहब भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उन्होंने कहा जी कि लिंक नहीं मिला, लिंक तो हमने भेजा है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मीर साहब, आपका इंतज़ार है। अच्छा मियां साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया इमरान खान साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये आप मेन मीडिया में ये बातें तो डिस्कस नहीं हो सकती, ये सोशल मीडिया, इसलिए मैं कर देता हूँ। आपको पता है मेन मीडिया में ये हाल है। अब सूरत हाल ये है कि पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि बाजवा साहब को ये नौबत क्यों आ गई, यहाँ तक बात कैसे चल पड़ी है। आप देखें ना, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट सीटों पे ये बंदे ये रहे हैं, पैसे पीएसपी से ये सीधा सर्दन कमांडर चले गए, और फिर जनाब इन्होंने जो 21 जून को, जो 22 जून को अपने सासे डिक्लेयर किए, तो उसमें इन्होंने जनाब उनमें ये जिक्र ही नहीं था कि इनकी बीवी के पैसों वाला मामला, और बाद में इन्होंने कहा जी वो गिफ्ट कर दिए गए। चले वैसे वैसे मैं आ रहा हूं आपकी बात। वैसे मियां साहब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सबके जो करते रहे हैं वो बाहर आ रहा है आहिस्ता। हमें इस वक्त हांगकांग से जनाब तौसीफ साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करते हैं, और साथ साथ हमारे साथ दोबारा जनाब हबीब जान साहब जो हैं वो भी तशरीफ ले आए हैं लंदन से। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हाँ, हबीब भाई आपसे मैं शुरू कर देता हूँ। आपसे तो बहुत बड़ा सवाल है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे और जो उज़ैर बलोच है उनके बहुत करीब रहे हैं। वो जो JITC उसका क्या हुआ, और मैंने तो यहाँ तक सुना है हबीब भाई के जब उज़ैर को गिरफ्तार किया गया था तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे। जी अभी भाई, मेरा ख्याल है कि मेरा शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी। आप कोशिश करें। समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है सुबह में, तो कुछ मेरी आवाज असल में मैं कोशिश करके आपकी तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। चले दोबारा आप ज्वाइन करें। जी तुलसी भाई, आप ऑल द वे फ्रॉम माशाल्लाह हांगकांग से आपने हमें ज्वाइन किया है। वहाँ तो बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जी इंतखाब जो है उनको क्यों मुलतवी कर दिया गया है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हम, इससे पहले कि हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अब मुझे तो अभी फिलहाल काफी दिनों से कोई प्रोटेस्ट नजर नहीं आया, तो मेरा ख्याल में हालात नॉर्मली चल रहे हैं। थोड़े बहुत वो मुजाहरा करते हैं कुछ चंद लोग आके, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पे कि यहाँ की मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने काफी लोग पकड़े हैं जो इस किस्म के प्रोटेस्ट को नाजायज तौर पे बैक कर रहे थे, तो वो बड़े गिरोह पकड़े गए हैं, तो उस वजह से काफी इनकी एक्टिविटीज इस वक्त कम हो चुकी है।
हेलो जी जी, मैं यही हूँ ऋषि भाई, मैं यहीं पर हूँ जी। अच्छा जी जी मियाँ साहब, जी जी आपकी तरफ आ जाता हूँ। अभिज्ञान साहब तो आज पता नहीं क्या बात है, उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो आप आसम सलीम बाजवा साहब का कर रहे थे, काइंडली वो जरा मुकम्मल, वो बड़ा जरूरी था। ठीक है, देखिए, करें हमें आप। उनकी नीयत पे शक नहीं है, जी जी। हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, वो हमारे हीरो हैं। पर बात यह है कि जब आपने इस्तीफे की बात की थी, जब उन्होंने पॉलिटिकल, वो जब स्पेशल एडवाइजर आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर के, मीडिया के, तो अब इसका मतलब उन्होंने सियासत में छलांग लगा दी। हालांकि वो ये कहते हैं, और फिर उनको मनी ट्रेल देनी पड़ गई। अब बात ये है कि और फिर जब उन्होंने रिबर्टल अपना पेश किया, तो जारी बात है फिर सवालात उठ गए, और फिर सूरत हाल कुछ इस तरह की आ गई सामने कि अब सवालों पे सवाल उठेंगे। जहां तक उनके रिजाइन का मामला है, तो अगर तो वो दोनों ओहदों से देख, अगर तो वो दोनों ओहदों से रिजाइन दे देते तो अच्छी बात थी, ये बात यहाँ पे ठप जाती। अब जो सोशल मीडिया में जो बातें घूम रही हैं, हुआ ऐसे है कि पहले तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि इनको रिजाइन दिलवा देते हैं ताकि ये मामला खत्म हो जाए, लेकिन फिर बाद में उसी रात को प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा जी सुबह आप इनका रिजाइन एक्सेप्ट ना करें। तो ये खुद ब खुद इन्होंने इस तरह के मामलात को दावत दी है। अब सूरत हाल ये है, ये एक बहस छिड़ गई है, ये अभी तो शुरू हुई है। वैसे मियाँ साहब, ये सामने एक मैसेज आया हुआ है, ये जरा थोड़ा पढ़े आप, और इसका भी जवाब दे दें आप। ये साहब मुझे तो पता नहीं है कि मेरा तो लाहौर से तल्लुक है, और ऐसी चीजें नहीं पता होंगी। हमजा साहब को भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये $1 बिलियन की कौन सी मार्केट है मुर्गियों की, जो इन साहब को पता और हमें पता नहीं है। अच्छा, तो इससे मेरे ख्याल में कमेंट्स नहीं इन्होंने एक और मैसेज भेज दिया है, कहते हैं कि कट्टे और मुर्गियों, पता नहीं नून लीग का कब्जा है इन पर। अगर हम देखें जी, नहीं पड़ेंगे, मेरे ख्याल में इन बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। ये हाँ, मैं सोचता हूँ जी तौसीफ भाई, आप क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को इस्तीफा जो है वो मतलब कि ले लेना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं समझने से कासिर हूँ कि हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे पाकिस्तानी लोग किसी प्रोफेशनल को, जो किसी एक्सपर्ट भी है चीजों में, वो आता है और उसकी वजह से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है, किसी ना किसी इदारे को उसमें तरक्की का अमल होता है, तो हम हाथ पंजे झाड़ कर बगैर किसी वजह के, सिर्फ हमारा वो मुखालिफ पार्टी का है या पता नहीं वो इमरान खान के साथ क्यों आ गया है काम करने के लिए, हम उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? सही है, मुझे ये समझ नहीं आती है। हम उसको काम करने दें, हम उसकी काम के ऊपर हम तवज्जो करें, हाँ वो काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट शुड बी आवर कंसर्न। तो आप ये बताइएगा कि जो जुल्फी बुखारी साहब हैं वो काम सही कर रहे हैं? बज़ाहिर तो वो काफी एक्टिव नजर आते हैं जी, उनकी हमें वो ट्वीट पे उनकी मैं वो मूवमेंट्स देखता रहता हूँ। वो बड़ा, कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, कभी पाकिस्तानियों की फलां जगह मदद कर रहे हैं, फलां जगह कर रहे हैं, यकीनन कर भी रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अवाम के साथ राब्ता अभी तक नहीं है उन लोगों का। चले मियाँ साहब, एक और सवाल जो मैं पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ भी कर चुका हूँ, वो ये कि ब्रेडफोर्ड में 2 ग्रुप आमने सामने आज आए हैं, और एक ग्रुप कह रहा है जी कि हमें पाकिस्तान से और भारत से आज़ादी चाहिए, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। इसके बारे में आप क्या सोचते? गुजारिश ये है कि इनका मकबूजा कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक है, मुझे बताएं। इनकी को वहां का डोमिसाइल है ये जो ग्रुप बातें कर रहा है? इनको ये पता है कि नहीं, ये जो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, अब वहां की आप क्या समझते हैं कि ये हमारे भाइयों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि वहां पे हमारी बहनों की असमत दरी हो रही है, वहां पे रोज मासूम लोगों को मारा जा रहा है, एक एक बंदे के ऊपर 7 से 9 इंडियन फौजी खड़े हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने अपना पंडोरा बॉक्स खोला हुआ है।
इन हजरात को बैठ के, ये हमारे भाई हैं, बैठ के आपस में डायलॉग करना चाहिए। और इनकी जो पीछे गांव की जो लड़ाइयां है ना, जो घरेलू नचाकियां हैं ना, उनको खत्म करना चाहिए। ये कश्मीर और ये इनका असल में मसला ये है, कश्मीर नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये इसको मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए इन चीजों को। नहीं, ये देखिए सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ, तो जब सोशल मीडिया पे हमारे लोग आकर हमारी फोर्स को डिस्कस करते हैं, हमारे अदारों को करते हैं, तो ये तो एक ऐसा इशू है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। इनको जो मकबूजा कश्मीर वाले हैं, इनको उधर भेजें, उनको जाके कहें कि पहले तरीके आजादी जो है ना, तहरीके आजादी कश्मीर में हिस्सा लें, और इंशाल्लाह जब आप इंडियन आर्मी को वहां से निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास आपकी असेंबली है, पार्लियामेंट होगी, उसमें जो मेजोरिटी की राय होगी हम उसको ऑनर करेंगे। सही है। अच्छा जी, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नासिर मीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, और हमारे साथ फ्रॉम हैलीफैक्स जनाब शाहिद जमजुआ साहब जो है वो भी तशरीफ ला चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मीर साहब, आपको भी सलाम और वेलकम टू द प्रोग्राम। जी आपको भी काई साहब बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे साथ दिया, आपको भी सलाम। और आज इत्तेफाक से शायद जंजुआ साहब भी से भी मुलाकात हो रही है, चलो बड़ा अरसा से इनको भी नहीं देखा। मियां साहब यहाँ हैं, डॉन साहब हैं, तो सबको मेरी तरफ से सलाम। एक और एक अच्छी डिस्कशन है, और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से कंक्लूड होगी इंशाल्लाह। पहले आपने पहले खबरदार कर दिए सबको, बहरहाल लेकिन सवाल आप करेंगे। शायद भाई आपकी तरफ आते हो सबसे पहले, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं ब्रैडफोर्ड के। ये जो आज सुबह 2 ग्रुप निकले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इनको इकट्ठा होना चाहिए इस इशू पे, या कि ये ग्रुप बना के इस मसले को ज्यादा मतलब कि एक तरफ फेंकना चाहते हैं? मुझे आपकी बात का चूंकि पस मंजर नहीं पता, मैंने अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो पिछली गुफ्तगू में सुन नहीं सका। थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। वो ये कि आज 2 ग्रुप निकले हैं पाकिस्तान कंसुलेट के सामने ब्रैडफोर्ड में। एक ग्रुप जो है वो कह रहा था कि हमें पाकिस्तान से और भारत से आज़ादी चाहिए। दूसरा ग्रुप कह रहा था कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहा था, दूसरा ग्रुप जो है वो इनको बुरा भला कह रहा था। इसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। माजरत के साथ आवाज मुझे क्लियर नहीं आई कि मौजू क्या था दोनों का। मैं चूंकि वाकिफ नहीं हूँ, मैं आपको पता है कोविड-19 के ऊपर बहुत मसरूफ रहा, तो मैं लोकल जो है उस इवेंट को देख नहीं सका। मीर साहब, आपने सुना सवाल? जी मैं बता दूं। जी गुजारिश ऐसे है, देखें ये हमारे भाई हैं, हमें इनसे कोई इनकी राय का हम एहतराम करते हैं, लेकिन एक बात समझने वाली है कि अगर आप पाकिस्तान को बीच में से निकालते हैं, 2 चीजें हैं इसमें। अगर आप इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया तो वहां पे ऑलरेडी कश्मीरी इंडिया के विक्टिम है, इंडियन आर्मी के, इंडियन गवर्नमेंट के। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो क्या हम जालिमों का साथ दे रहे हैं अगर इंडिया के साथ जाते हैं? तो अगर पाकिस्तान के साथ आते हैं तो ये जो 23 करारदादें कश्मीर पे पास हुई हैं या 22, उनमें कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा लड़ रहा है। इनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ लड़ाई क्या है। कश्मीरी की लड़ाई है ना, कश्मीर से हमें कोई डॉलर तो नहीं आ रहे, उल्टा जो है ना हम लोग 1400-1500 अरब रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं इतनी बड़ी आर्मी पे। ये इनको ऐसे सोचना चाहिए कि ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तान की अवाम कुर्बानी दे रही है कश्मीरियों के लिए, अपने रोटी काट के, अपने पेट काट पे खर्च कर रही है। तो गुजारिश ये है, हम फिर भी इनकी राय का एहतराम करते हैं। जब वो टाइम आएगा ना इंशाल्लाह, जब इनकी वो पार्लियामेंट बनेगी, भाई पाकिस्तानियों को क्या इतराज हो सकता है अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं? अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं फिर तो तहरीक ही नहीं है, फिर ये क्या, ये किलिंग किस किस्म की है? फिर तो मामला खत्म हो गया। और अब अगर लेकिन मियां साहब मैं आपको ये साफ बता दूं कि वो ये कह रहे थे कि हमें इंडिया से भी आज़ादी चाहिए और पाकिस्तान से भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। जी मीर साहब, नासिर मीर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा काजी साहब, मैंने
मुझे ये तो पता चला था, आज सुबह मैंने नाश्ते पे देखा कि 2 डिफरेंट माइंडसेट के लोग जो हैं वो काउंसलर है पाकिस्तान के पास जाके मुजाहरा कर रहे हैं। उसके बाद मैं बिजी था सारा दिन, तो अभी जल्दी जल्दी आया हूँ कि आपसे मैंने वादा किया था कि प्रोग्राम में शिरकत करूंगा। उसके बाद की मेरे पास अपडेट नहीं, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा काजी साहब, देखें जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमान कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, हमारे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो साफ ये मौक़िफ़ है कि कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे। अब काजी साहब, जितनी देर मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल नहीं होते उतनी देर यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता। होना तो ये चाहिए कि जो हमारे यूके के अंदर जो सीनियर रहनुमा हैं कश्मीर की, किसी भी माइंडसेट के, जितनी भी तरीके हैं कश्मीर की, जिनके यहाँ पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस मसले को अच्छे तरीके से लें और दोनों माइंडसेट के लोगों को बैठ के तो ये समझाएं कि कोई भी ऐसा पैगाम बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों या उनकी तहरीक के अंदर या जितनी हमारे बड़ों ने मेहनत की है, जितनी कुर्बानियां दी हैं हमारी फौज ने, हमारे लोगों ने, कश्मीरियों ने, और जो इत्तेसाल वहां पे हो रहा है हमारे बच्चों का, बेटियों का, बहनों का, भाइयों का, तो उसको किस तरीके से हमको ऐसा पैगाम ना जाए जिससे ये तासर बात जाए कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनको हम क्या मदद करेंगे। तो ये कोई हेल्प नहीं करेगा, उस तरीक को नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरी दरखास्त आपके प्रोग्राम के वास्ते से ये होगी सारे कश्मीरी रहनुमाओं से कि प्लीज ये जो भी लोग बाहर निकले हैं, इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको बिठा के ये समझाएं कि प्लीज मिल के चलें, पब्लिक के अंदर कोई ऐसा तासर ना दे जो हमारी जो तहरीक है उसको नुकसान पहुंचे। जी अपना शाहिद गंजू साहब, आपने सुनिया कि ये मसला जो है ये ब्रैडफोर्ड में हुआ है। हाँ, अब इसके ऊपर जो मुझे पस मंजर पता चल गया, तो मैं आपको जो है ना, एक ये होता है कि मैं क्या समझता हूँ और एक ये है कि कश्मीरी लोग क्या समझते हैं। तो जो कश्मीरी है, मैं उनकी आवाज़ आपके इस प्रोग्राम के जरिए वो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये है कि वज़ीर इत्तलाआत फयाज चौहान का एक बयान सामने आया जिसने जिस बयान के अंदर उसने कश्मीरियों के ऊपर तीसरी दफा बड़ी शदीद तनकीद की, और वो बयान जो है वो मैं समझता हूँ कि किसी भी गैरतमंद कौम के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो वो बयान उनका जो है वो इतना सर्कुलेट हुआ कश्मीरी हलकों के अंदर और उसके ऊपर इतना शदीद रद्द अमल आया कि मैं इस प्रोग्राम से पहले अगर मुझे वो पता होता तो मैं बात का इब्तिदाई उसी से करता कि उसके ऊपर जो है वो उनकी सख्त मजम्मत की गई है और ये वार्निंग दी गई है कि ये ऐसे चवल किस्म के लोग जो हैं जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें पाकिस्तान और कश्मीर के जो तलकात हैं और जो बानी पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में जो खास एक नजरिया है और हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, इसका हया नहीं है, इसका एहसास नहीं है। और इसकी वजह ये जो बाहर आज लोग निकले हैं, इससे पहले भी अमानुल्लाह खान जब वो थे तो उस वक्त भी दुनिया बाहर निकली थी और बिलाशुबा हमने ये देखना है। और पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐसे जो मुंह चढ़े वजीर हैं इनको लगाम दे तो कश्मीरी अवाम का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान से वो हट के कभी भी नहीं सोचते। और उनका आज भी पैगाम ये है, उनका एतराज एक वजीर पे है लेकिन वो गुस्सा पूरे पाकिस्तान पे निकाल रहे हैं। लेकिन शायद भाई ये ग्रुप बंदी जो है ये क्या कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकती है? ये इकट्ठे होकर क्यों नहीं काम करती? हाँ, इसके ऊपर चूंकि आपको पता है कि कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक खुद मुख्तार कश्मीर का नारा बड़े अरसे से लगा रही है और दूसरी जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इसका नारा लगा रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये फैक्ट है, हमें डिनाइल की पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। चूंकि मौजूदा हुकूमत किसी वजह से या बाज़ वजूहात की बिना पर मसला कश्मीर को
उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकी जैसी अवाम की उनसे तवक्कुआत थी। तो इस वजह से वो जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप देखें कि उनकी तर्जमानी करते हुए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और बाद में सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब ने जो है वो बड़े शदीद तफजात का इजहार किया, और उसके बाद जो है वो आप देखें कश्मीरी अवाम बाहर निकले हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात करें तो ये मामला अब ठप हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर जो है वो पानी ना डाला गया तो ये आगे चल के, मुझे भी ये इस बात का खदशा है कि इंडियन राज जो है वो इस मसले को इस्तेमाल करेगी और इसके असरात जो है वो पाकिस्तान और कश्मीरी दोनों के हक में जो है वो मुस्बत नहीं होंगे। ठीक है जान साहब, आप हांगकांग में बैठे हुए हैं, आप बताइए कि हांगकांग में जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो कैसे सोचती है इसको? यहाँ पे खुशकिस्मती से काजी साहब थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। यहाँ पढ़ी लिखी सोसाइटी है। यहाँ पर जो नेशनल काज होता है या इस किस्म का काज होता है, चाहे सियासी कितनी भी कोई पार्टियां हो, कोई किसी से कितनी भी वो दिल आजारी रखता हो, लेकिन जब कश्मीर का और पाकिस्तान का या इस किस्म का कोई मामला होता है तो सब एक जबान होते हैं, वो किसी और दूसरी तरफ सोचते नहीं है। मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे दो ग्रोहों को आपस में इस बात पे कश्मीर के ऊपर बहस करते हुए देखा हो या आपस में लड़ते हुए देखा हो। सही है। मैंने नहीं जी नासिर मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं थोड़ा सा, मैंने शायद जनरल साहब की बातें सुनी, थोड़ा सा मुझे अफसोस भी हुआ कि ये कह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है, चूंकि मैं पीटीआई से हूँ, मेरा काम है, मेरा हक बनता है मैं अपनी गवर्नमेंट, अपने वजीर आजम का दिफा करूं। अब देखें, जितना मौक़िफ़ हबीब जान साहब भी आगे माशाल्लाह, जितना हैवी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर, और उसके बाद जो बैकडोर डिप्लोमेसी, आप देखें टर्की के अंदर ये मौजूदा वजीर आजम की काफिशें हैं, क्या टर्की जो है कश्मीर के लोगों के हक में एक तराना बनाता है, और एक मौक़िफ़ खुल के सामने आ गया है वजीर आजम पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि हम कश्मीर के जितनी देर कश्मीर का मसला हल नहीं होता, हमारी इंडिया के साथ किसी तरीके से, अभी जो लास्ट जो छोटी सी एपिसोड वार की हुई है तो किसके ऊपर हुई है? वो भी कश्मीर के ऊपर हुई है, और वज़ीर आज़म के सख्त मौक़िफ़ की वजह से हुई है। सख्त गवर्नमेंट ने जवाब फौज ने हमारी ने दिया है, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है जितना कश्मीर के मसले को उजागर कर रही है, जिस तरीके से पूरी दुनिया को उन्होंने बता दिया है, फिर यहाँ कौम मुत्तहिदा में भी हुआ है, बेल्जियम में भी हुआ है, बैरिस्टर सुल्तान कितनी जगहों पे गए हैं, हमने खुद मुजाहरा जो किया है इंडिया के खिलाफ, इतना बड़ा बिगेस्ट लॉन्ग मार्च जो हुआ है उसमें हम सारे गए हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कश्मीर हूँ, मेरे नाम के साथ मीर लगा हुआ है। तो जंजुआ साहब, जितनी मौजूदा गवर्नमेंट ने इस मसले को लेके चल रही है, हमारे जो वज़ीर हाजिर शाह महमूद कुरैशी जिस तरीके से हर जगह पे जाके वो भी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को, और आप देखें डिबेट शुरू हो गई है दुनिया के अंदर कश्मीर के ऊपर। पहले तो इतने हाई लेवल पे कश्मीर का मसला कभी डिस्कस नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। तो आपका ये कहना थोड़ा सा मुझे तज्जुब हुआ कि मौजूदा गवर्नमेंट उस तरीके से नहीं ले रही, ये कोई बात नहीं है। मीर साहब, इसको प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर पे हमने बात की, हबीब जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थोड़ी सी हम सियासत की तरफ आते हैं। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। हबीब भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम काजी साहब। अच्छा हबीब भाई, आपके साथ मैंने सवाल। वालेकुम सलाम काजी साहब। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मैंने सवाल किया था जब आपका साउंड जो है वो ठीक नहीं था। उज़ैर बलोच साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो हमने तो ये सुना कि आप वहां पर मौजूद थे। तो जो JIT है उज़ैर बलोच की, वो सामने जो आई है, आप क्या समझते हैं कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? माजरत, सवाल आप दोबारा कर लेंगे प्लीज। मैं फिर अब आई डोंट नो, ये कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ आज लगता है कि हमारी आवाज अच्छा, आप एक सेकंड, मैं अपने जो दूसरे गेस्ट हैं इनके माइक बंद करके देखता हूँ।
अगर आपकी आवाज सही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आप नहीं, मेरा ख्याल है प्रॉब्लम है इनका। शायद भाई आपकी तरफ आता हूँ, आप यही अपना सवाल प्रोग्राम है। देखे, मैं कुछ चक्कर चला रहा था, हाँ, मैं चलाएं चक्कर चलाएं, चला आप चलाएं। दोबारा था। दोबारा आए आप। शायद भाई मैं आप तक भी यही सवाल लेकर आता हूँ कि उज़ैर बलोच साहब की जो JIT है वो सामने आई है, और फिर सामने आने के बाद एकदम सब खामोशी हो गई है, और अब कराची में माशाल्लाह जो PTI है वो 111 अरब रुपया जो है उसका फंड भी लेके जा रही है। लेकिन मियाँ साहब जो है, मियाँ सदीक साहब, वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती कि ये फंड वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आप कैसे इसको देखते हैं? असल में जो लोग खदशात का इजहार करते हैं, वो उन्हें पता है कि इससे पहले, आज से 1.5 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म ने 162 अरब का ऐलान किया, लेकिन वो रकम जो है वो कहीं रास्ते में गुम हो गई, वो कराची तक नहीं पहुंच सकी। और अब ये जो 1100 अरब के पैकेज का ऐलान हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि कराची के जितने मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए ये रकम भी नाकाफी है। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिल्कुल खुल के साफ ये कह देते कि 850 अरब जो रुपया है वो सिंध की गवर्नमेंट वो देगी, और मरकज जो है वो उन्हें सपोर्ट के लिए 3 अरब रुपए मरकज भी देगा। तो इसके अंदर ये होता कि फिर कोई इबहाम ना रहता, और जो मौजूदा गवर्नमेंट मरकजी और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान जो एक तनाज़ा कशमकश की सूरत हाल है, ये सामने ना होती। अब ऐसा है कि जो 300 अरब रुपया मरकज ने देना है, ये पैसे जहां से आएंगे, ये भी, इसका भी जो है वो ना तो बजट के अंदर कोई मेंशन है, और फिर ये भी कहा गया है कि ये दरअसल वो रकम के ऊपर इख्तलाफ चल रहा है सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान। वो जो मलक रियाज ने देनी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 450 अरब 420 अरब रुपए का जुर्माना किया था, इस 850 के अंदर दरअसल वो रकम शामिल है। और मरकजी हुकूमत का दावा ये है कि वो रकम जो है वो हमारे मरकज के खाते में होगी, और सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि वो जो 420 अरब रुपए हैं, चूंकि वो कराची की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया था मलक रियाज ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा देने की बजाय उसकी जान बख्शी की 420 अरब रुपया लेके, तो ये 420 अरब रुपया जो है ये असलन सूबाई हुकूमत का है। इसलिए सूबाई हुकूमत जो है वो उसके खाते में ये काउंट होना चाहिए, मरकज के खाते में ये रकम जो है वो काउंट हो, ये गैर मुनासिब है। ये दरअसल जंग है। हकायक तो इस तरह के हैं कि 850 अरब की जो रकम है ये बनती सूबाई हुकूमत के खाते में है, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो जब से इक़्तिदार में आए हैं, तो बाज़ वजूहात की बिना पे वो किसी बड़े इक़्तिसादी पैकेज का, तरक्याती पैकेज का ऐलान नहीं कर सके। तो उन्होंने भी ज़ाहिर है हमेशा की तरह, बाकी लोगों की तरह, उनके ज़हन में भी ये था कि वो अगर इस तरह का कोई बड़ा पैकेज अनाउंस कर देते हैं, तो फिर जो उनके ऊपर खामखा तनकीद हो रही है या जायज़ तनकीद हो रही है, उस तनकीद का मुंह बंद हो जाएगा। जी मीर साहब, आपने मुंह क्यों छुपा लिया है, जरा जवाब दीजिएगा। नहीं सर, बात जंजवा साहब की देखिए, ये तो इख्तलाफ राय और ये बातें उतने, देखिए जब एक मसला हल हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के उनसे पूछा गया है कि यहाँ का असल मसला क्या है, किस तरीके से हम इस मसले को हल कर सकते हैं। उन्होंने जो डिमांड की है, जिस तरीके से वो पैकेज उन्होंने बनाया है, अब सारे स्टेक होल्डर्स के अंदर शामिल हैं कि कराची के मसाइल के लिए ये फंड्स दरकार हैं। कुछ वफाकी गवर्नमेंट देगी, कुछ सूबाई गवर्नमेंट, क्योंकि सारे फंड तो करते सूबाई गवर्नमेंट करती है। मीर साहब ये तो बताइएगा, ये एक मुश्तरका पैकेज आया है। इसके अंदर अब एक मिनट ये बताइएगा कि जैसे जंजुआ साहब कह रहे हैं कि 850 अरब जो है वो तो पाकिस्तान पीपल पार्टी दे रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि 850 अरब अगर वो दे रही है तो पिछले 10 साल से वो क्या कर रही है? ये नहीं, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब इस पे काजी साहब 10 साल से नहीं, 15 साल गिने आपको। 15 साल से कराची के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, और 15 साल के अंदर मैं कराची गया हूँ, खुदा की कसम, मैं अब आई एम शॉक्ड। मेरा कजन वहां पे रहता है एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, वो 8 करोड़ की कोठी है और पानी नहीं है वहां पे। तो मैंने कहा पानी का आप क्या करते हैं, कोई रोड नहीं है, बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ। पानी माफिया तो से लेते हैं। वो कहता है जी पानी टैंकर से आता है। 15 साल के अंदर जिस बंदे को मौका मिला है
उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। असल पाकिस्तान का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली सिंध के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो जो नहीं दी गई। आज गली नाले, छोटा मेरा घर 6 फुट ऊपर है सड़क से, वहां पानी आने का तस्वर भी नहीं है। अब बारिश होती है 2-3 साल से, 4 साल से, ये 5-7 साल से, तो वो पानी घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आबादी बढ़ती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। जो फंड थे वो लोग खा जाते थे, सिंध गवर्नमेंट हुई या दूसरे हुए, फंड खाए जा रहे थे। अब उन्होंने ये किया, बजाय इसके कि गवर्नर राज लेके आते या कुछ और करते, उन्होंने सबको बिठा के एक पैकेज बनाया है कि इसके अंदर जहाँ पे फौज की मदद की जरूरत है क्लीनिंग के लिए, दूसरी चीजों के लिए, सब बिठा के एक पैकेज लेके आए हैं। और उम्मीद करनी चाहिए, हमें मुस्बत रहना चाहिए जंजवा साहब, कि अब उम्मीद करनी चाहिए पैसे सूबाई गवर्नमेंट अगर सारे फंड्स इकट्ठे करती है, रेवेन्यू सूबाई गवर्नमेंट के पास आता है, तो ये कोई एहसान नहीं कर रही वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर, ये उनका हक बनता था। 15 साल से उन्होंने खरबों रुपए खाए हैं, तो अब अगर चलो वो कुछ लगाते हैं लेकिन वफाकी गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगी, और अब अगर लगाते हैं और कोई बेहतरी आती है तो हमें इसको भी मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए। मीठा आप तो वही बात कर रहे हैं कि मैं बड़ी माजरत के साथ मियां साहब से कि लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, तो फिर ये दोनों पार्टियां एक ही जैसे होगी ना। फिर मियां साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं इसका जवाब मुझे दे दूं जरा, क्योंकि आपने मुझे मुखातब किया तो। एक सेकंड साहब, मैं जी मियां साहब जी गुजारिश ये है कि ये जो वफाकी गवर्नमेंट इस वक्त ऐसे नहीं है, 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास इख्तियार है। वफाकी गवर्नमेंट बजट शेयरिंग उनके साथ जो है ना मैच फंडिंग कर सकती है। ये इस वक्त जो कराची में एक ये तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे मिलकर बैठे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन ये जो 802, मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि 802 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ऐलान किया, और ये बाद में 300 अरब रुपए का आ गए हैं। अब जैसे जंजवा साहब ने बात की कि 480 अरब रुपया जो बल्क लिहाज, वो 480 अरब रुपया है 89, तो वो जो है ना 125 अरब रुपया जो इस साल का होना है ना, एक तो ये उस पर लड़ रहे हैं। अब अभी वो कमेटी बनी नहीं, अभी इन्होंने एजेंडा तय नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट को एक तो इन्होंने ये फटा डाल दिया है, 574 अरब रुपया ये खर्च करने जा रहे हैं कराची रेलवे और दूसरे ये जो ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं उन पे। अब तक अगर सोचने वाली बात है कि इन्होंने जो इन्होंने जो वफाकी गवर्नमेंट का जो तरक्याती बजट है, टोटल इन्होंने 674 अरब रुपया टोटल इनका बजट है, जिसमें कराची के लिए और सिंध के लिए पूरे के लिए सिर्फ और सिर्फ 8.3 अरब रुपए हैं। अब गुजारिश ये है, एक साल के लिए 366 अरब आएंगे, और सिंध गवर्नमेंट ने आज तक जितने भी उन्होंने जो भी जैसे तैसे भी जितना भी बजट अनाउंस किया ना तरक्याती, वो 300 अरब था, और जो खर्च हुआ मैक्सिमम वो 130 अरब से ज्यादा नहीं था। सही। 300 मैं मुझे जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये समझने के लिए बड़ा जरूरी है। मुझे ये बताएं कि ये 366 अरब रुपया कहां से आएगा, ये गुजारिश हर साल। और दूसरी बात ये है कि ये तो अभी मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं है, अभी 2 दिन नहीं हुए इनका, तो ये चीजें जो है ना, अल्लाह करे ये सिंध तरक्की करे, कराची के लिए इससे भी ज्यादा पैसे होने चाहिए। जी शायद भाई, इससे पहले कि मैं हांगकांग जाऊं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो मैं, हमारे चूंकि भाई हैं, वो हमेशा बड़ा खूबसूरत नारा मारते हैं कि खाता है तो लगाता भी है। ये देखें, ये ऐसे नारे हैं कि जो हमारे जैसे जो दोस्त थे उन्होंने ऐसे ही मजाक में खान साहब को दिए, और उन्होंने वो अपनी पार्टी का एक नेशनल एजेंडा या कौमी तराना बना दिया। आप बात देखें कि मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, वो ये है कि कराची के मसाइल या पूरे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। और आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब ठीक करने के लिए पाकिस्तान में मेट्रो बनाई गई, तो बाज नाअकबत अंदेश लोगों ने उसके ऊपर ऐसे ऐसे मजहका खेज एतराजात किए, जुमले इसके ऊपर कसे कि आपको याद होगा, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखें कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए जब पाकिस्तान में जो है वो
आपको ड्यूल कैरेज वे बनी और इसके बाद मोटरवे बनी, तो फिर भी बहुत सारे नादान लोगों ने बड़ा एतराज किया। फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए जब हमारे एक पुराने वज़ीर आज़म, मुझे याद नहीं है कि वो अपने जिन्हें माजूल किया गया था, उन्होंने कराची के लिए 300 अरब के एक पैकेज का ऐलान किया था और वो पैकेज था कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करना। आप देखें कि उसका भी मजाक उड़ाया गया और ये वो 300 अरब रुपए हैं जो वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए नवाज शरीफ ने रखे थे और वो मरकजी हुकूमत ने, ये अच्छी बात है कि वो जाया नहीं किए। तो वो जो मुख्तस रकम थी वो अब कराची के मसाइल के हल के लिए लगाई जा रही है। लेकिन कता नजर इसके मैं फिर भी किसी किस्म का कोई मार्जिन पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहता। पीपल्स पार्टी का ने जो काम किया है वो इससे लाख दर्जा बेहतर कराची में काम कर सकते थे, लेकिन उनकी जो टसल है वो MQM के साथ है और वो चाहते हैं कि अगर कराची ने जितना भी कराची अरूज पे जाएगा, कराची से शायद पीपल्स पार्टी को वो उन वोटों की तवक्को नहीं है जो MQM को मिल सकती है। लेकिन हमारी हुकूमत का मसला ये है कि इन्हें जो है, इन्होंने भी कराची के जो असल नुमाइंदे हैं उन्हें पीछे फेंक दिया और जो गैर मुंतखब नुमाइंदे या जिन्हें अवाम के अंदर पजीराई नहीं है, कराची की नुमाइंदगी उनके हाथ में दे दी। तो इसलिए कराची जो है वो मसाइलस्तान बना हुआ है और हल नहीं निकल रहा। चलें ठीक है, मैं जरा हांगकांग चलता हूँ। जी डॉन भाई। जी माशाल्लाह, काफी अच्छी सारी बातें तो बता दी हैं, लेकिन मैं तो मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे जरदारी साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, मुझे बताएं कि ये जो 300 अरब हैं, ये 500 अरब हैं या 800 अरब हैं, ये किसने अपनी जेब से दिए हैं? कभी ये इनके ज़ाती पैसे हैं? ये पाकिस्तानी आवाम का पैसा है, ये मेरे जैसे आप जैसे मजदूर पाकिस्तानी का पैसा है। उनसे कोई पूछता नहीं है इस बारे में। जब डिसाइड करना होता है आपस में ये ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इन्होंने अपनी जेबों से देने होते हैं पैसे। फिर ये कौमी तरक्याती मंसूबों पे लगने होते हैं। ये इनको फिक्र पड़ जाती है कि मुझे इसमें से हिस्सा क्या मिलेगा, मुझे इसमें से हिस्सा क्या मिलेगा। ये चीजें कोई नहीं सोचता। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो 1 मिनट सिर्फ मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। मेरी जाती तजवीज ये है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह काबिल कबूल हो या काबिल अमल हो सकती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश कम से कम ये है कि ये जो हमारा पैसा है, मजदूर का पैसा है, ये किसी की जाती पैसे नहीं है। इसको अगर आपने खर्च करना है तो इसको प्रोफेशनल्स के हाथों में दे के उनसे काम करवाएं, मंसूबों पे, तरक्याती मंसूबों पे। ये किसी सियासी आदमी के उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ने चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम हांगकांग। सो काइंड ऑफ यू। जिंदाबाद। आपकी बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। मीर साहब देख लें, अब हांगकांग में बैठे हुए भी लोग कह रहे हैं कि जी ये अवाम का पैसा है, आप इसको सही तरह खर्च करें। लेकिन जैसे पहले बात की शायद भाई ने कि पीपल पार्टी और MQM ये दोनों जिम्मेदार हैं कराची के। जी मीर साहब। बहरहाल इस पे तो शायद जंजा साहब ने भी इत्तेफाक किया कि बिल्कुल है जो हाल ही पूरे पाकिस्तान देख लें, अब हांगकांग में बैठे हुए भी लोग कह रहे हैं कि जी ये अवाम का पैसा है, आप इसको सही तरह खर्च करें। लेकिन जैसे पहले बात MQM पैसा तो जब से पाकिस्तान बने हमने कर्जे लिए तो यहाँ जो अवाम का पैसा है, लेकिन इसको जितनी बेदर्दी से खाया गया है, तो अगर ये ना खाया जाता पूरे पाकिस्तान के अंदर, अब मैं भी पूरी दुनिया में काजी साहब घूमता हूँ, अफसोस इस बात का होता है जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि मैंने कहीं नहीं देखा कि वहां पे सीवरेज का इंतजाम नहीं, कि पानी का इंतजाम नहीं है, पीने का पानी। पाकिस्तान के अंदर खरबों रुपए हमने कर्जे ले लिए, खरबों रुपए टैक्स के भी जमा किए, क्या हम अपनी अवाम को पीने का पानी नहीं दे सके? थर के अंदर देखें, अंदरूनी सिंध के अंदर देखें, छप्पड़ से लोग पानी पीते हैं, वहां से जानवर पानी पीते हैं। बात यह है कि 70 ईयर में जो भी बेशक फौजी कमते थी या सिविलियन थे, यार 70 साल में हमने पीने का पानी नहीं दिया साफ। हम सड़क बनाई, सड़क टूट गई, सड़क बनाई, सड़क टूट गई, हमने पानी नहीं अपनी अवाम को दिया साफ। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।
for joining me in the program. और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। मीर साहब बातें तो बहुत थी, लेकिन आई एम सॉरी आई हैव टू गो। मियां साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया काजी साहब, बड़ी मेहरबानी। शायद झंझुआ साहब आपको आज बड़े अरसे बाद देखा, खुशी हुई। मियां साहब से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनकी बातें बहुत अच्छी बातें इनकी, बहुत पॉजिटिव और बड़ी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बातें की। मियां साहब मैं आपको दाद देता हूं इस पे, तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मियां साहब।